Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we have completed the topic size of cell. Earlier I have explained the general things, but now I want to tell some more things about the size of the cell. Okay, because अगर मैं बेटा आपको दोनों ही चीज़ इकट्ठी बताऊंगी तो then you will be confused. Okay, so first we have discussed all these things. Okay, now I want to tell you about the thing that mean some other points. Now जो size of the cell के जो cell है students उसको हम मेज़र करते हैं जिस यूनिट में, that unit is called micron. What we call that unit students? Micron, or you can say micrometer. Okay, now this size 1 micron is equal to कितना होगा 1 millionth of a meter. 1 micron कितने के बराबर होता है बेटा? 1 millionth of a meter. 1 millionth of a meter के बराबर होता है 1 micron. ओके, तो सेल को जिस चीज़ में हम मेज़र करते हैं दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोन. So cell is measured in micron, or you can say micrometer. Don't be confused in these two things. Okay, now I want to tell you students that something about lowest जो largest cell है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. So largest cell is the cell of the ostrich egg. अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बताएं तो बेटा ये कितने सेंटीमीटर का होगा? दैट इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज़ अबाउट 7 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द साइज ऑफ द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच? लार्जेस्ट सेल के मेजरिंग कितनी है बेटा? ये इसकी मेजरमेंट है लार्जेस्ट सेल की. बट अगर इसको हम आपको एक सिंपलेस्ट यूनिट में अगर मैं बताना चाहूँगी सो दैट इज़ 7 सेंटीमीटर. ऑस्ट्रिच एग का साइज़ क्या है? 7 सेंटीमीटर है. नर्व सेल जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज़ नियर अबाउट 1 मीटर. कितना है बेटा? नर्व सेल कितने मीटर लॉन्ग होता है? 1 मीटर लॉन्ग होता है. कौन सा बेटा? नर्व सेल. नर्व सेल का काम पता है आपको? यस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू स्टूडेंट्स. नर्व सेल मैसेज हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी पार्ट से ब्रेन में और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में. तो एक नर्व सेल का साइज़ कितना हो सकता है? नियर अबाउट 1 मीटर. Okay, near about 1 meter long. Now students, one more new thing I want to tell you here that थोड़ा इसका साइज छोटा कर देते हैं. Okay, so the other thing that I want to tell you, our red blood cells are also present. उसका साइज कितना है बेटा? red blood cells, the size of red blood cells कितना है students? 7. इसको क्या बोलते हैं सिंबल को? माइक्रोन. तो 7 micron is the size of red blood cell. Okay, then what is the size of our kidney and liver cells? Kidney और liver cells, kidney और जो लीवर के जो सेल्स है बेटा लीवर सेल्स. किडनी का साइज़ नहीं बता रही मैं, किडनी के अंदर जो सेल्स होते हैं. ओके, किडनी एंड लीवर सेल्स, तो इनका साइज़ है नियर अबाउट 20. कितना बता रही हूँ स्टूडेंट्स मैं? 20 माइक्रोन से लेके आप ही कह सकते हो 30 माइक्रोन. इनके बीच का नियर अबाउट इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का इनका होता है साइज़. 20 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन इज़ द साइज ऑफ द सेल्स ऑफ किडनी एंड लीवर. सो किडनी एंड लीवर सेल्स आर अबाउट 20 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन. दिस इज द साइज ऑफ. सो रेड ब्लड सेल का साइज़ क्या स्टूडेंट्स? 7 माइक्रोन. किडनी और लीवर सेल्स का साइज़ क्या है? 20 माइक्रोन से 30 माइक्रोन. लार्जेस्ट सेल का साइज़ कितना था? 7 सेंटीमीटर. और जो स्मॉलेस्ट सेल है, ओके स्टूडेंट्स, सो स्मॉलेस्ट सेल्स क्या है हमारा? माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम. कौन सा बताया मैंने? माइकोप्लाज्मा is the smallest क्या स्टूडेंट्स ये बैक्टीरियम. माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम. इसका साइज़ क्या है बेटा? 0.001. सॉरी एक और ज़ीरो आएगा, 0001. ओके, कितना आ गया ये? mm, मिलीमीटर. दिस इज़ द साइज़. mm में बता रही हूँ मैं.
0.0001 mm. This is the size of the mycoplasma. Okay, mycoplasma is the smallest bacterium. So इसका this is the size. Okay, mycoplasma का हमने यहाँ पे माइक्रो सेंटीमीटर में अगर हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा का, सो द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया के. सो बैक्टीरियम का ही सबसे स्मॉलेस्ट है, दैट इज़ ऑफ, मैंने कौन सा बताया था आपको, mm में बताया. अगर आप लार्जेस्ट सेल ऑफ ऑस्ट्रिच हमने देखा था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया 7 सेंटीमीटर. कितना बताया? सो रेड ब्लड सेल का हमारा जो लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच का साइज़ कितना है स्टूडेंट्स, 7 सेंटीमीटर. ये कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग का. ऑस्ट्रिच एग का साइज़ कितना था, 7 सेंटीमीटर. और जो रेड ब्लड सेल का साइज़ क्या था, 7 माइक्रोन. रेड ब्लड सेल का RBC, रेड ब्लड सेल का साइज़ क्या है, 7 माइक्रोन. रेड ब्लड सेल का कितना बेटा, 7 माइक्रोन. ओके, अब जो 7 माइक्रोन है, इसका मतलब जो ऑस्ट्रिच एग है वो रेड ब्लड सेल से कितना गुना बड़ा हो गया, दैट इज़ 25,000 टाइम्स बिगर है. ऑस्ट्रिच एग देखो, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 7 माइक्रोन है. दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको साथ में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप अपने दिमाग से अंदाज़ा लगा सकते हो कि, क्योंकि माइक्रोन लिखते हैं तो कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते. अब ये सेंटीमीटर में आपको समझेगा. अब देखो, ये जो ऑस्ट्रिच एग है, दिस ऑस्ट्रिच एग जो है ना स्टूडेंट, ऑस्ट्रिच एग इज़ 25,000 बिगर. कितना है, 25,000, 25,000 गुना ज़्यादा बड़ा है. किससे, रेड ब्लड सेल से. इन दोनों का कंपैरिजन बताया मैंने. ओके, 25,000 गुना बड़ा है इससे, 25,000 टाइम्स बिगर द साइज ऑफ द ऑस्ट्रिच एग देन रेड ब्लड cells. Okay, now let I will tell you about ये टॉपिक हमने कर लिया स्टूडेंट्स. नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस ऑल द थिंग्स. सो अब जो मुझे चीज़ बतानी थी वो है आपका सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल, क्योंकि ये चीज़ तो मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. केवल इसमें जो थोड़ी सी हटके जो चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए मैंने ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है. सो नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट टिपिकल सेल के कितने 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ द सेल. तो सेल के कितने टिपिकल पार्ट्स होते हैं बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं. कौन से कितने पार्ट्स होते हैं, सेल के 3 मेन पार्ट्स हैं. 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, वन इज़ सेल मेम्ब्रेन, आपको ये दिख ही रहा है सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेकंड पार्ट कौन सा आ गया बेटा, सेल का साइटोप्लाज्म, PLASM, साइटोप्लाज्म. और जो थर्ड है दैट इज़ न्यूक्लियस. ये 3 मेन पार्ट्स है. दीज आर द ए टिपिकल सेल हैज़ 3 बेसिक पार्ट्स. अगर ये 3 बेसिक पार्ट सेल के अंदर, इट मीन्स वो सेल है. ऐसे ही नहीं हम किसी को सेल बोल सकते. ओके, अब जो cell membrane I have already explained. Now I want to tell you what is the function of cell membrane. Cell membrane का क्या function होता है बेटा. Okay, so the function of cell membrane I want to explain. So it may maintain the cell shape. Number 1 क्या students, it maintain cell shape. ओके, सेकंड क्या है, इट allows only selected substances, SU, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, SU है ये, selected substances. ओके, टू enter or leave the cell. ओके, सो नंबर 1 फंक्शन क्या है बेटा सेल मेम्ब्रेन का. ओके, सेल मेम्ब्रेन बोल दो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन क्या है मेनली, इट मेंटेन सेल शेप. ओके, सेल की शेप मेंटेन करता है. सेकंड, इट अलाउज ओनली केवल क्या है, सिलेक्टेड सब्सटेंसेस.
टू एंटर और लीव द सेल। सेल के अंदर एंटर करेगा या सेल के बाहर जो जाएगा तो सिलेक्टेड चीज़ ही बाहर जाएगी। ऐसे नहीं होगा स्टूडेंट्स कि यूज़फुल सब्सटेंस बाहर चले जाए सेल से और हार्मफुल सब्सटेंस सेल के अंदर आ जाए। नो, सो द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस टू एंटर इन और लीव द सेल। ओके, और दूसरा ये सेल को शेप देती है। सो दीज आर द टू मेन function of the cell. Now next thing I want to tell you here students that next is students that next is students cell wall. Okay, cell wall. What is the function of cell wall? Next is what is the function of cell wall? Okay बेटा, cell wall के क्या function है? One is क्या है बेटा? Wait 1 minute student. Okay, I will show you here. Okay, now see what is the function of cell wall? Cell wall का एक function है it protection. Okay, so plant cell need protection against variation in temperature, all these things. So one is it protect the cell from temperature, high wind speed, ये देर का ना पूरा this high wind speed, moisture, atmospheric moisture, all these things. So one is it protect the internal parts of the cell from temperature, humidity, high speed, moisture, all these things. Second function is students that it second function is यहाँ पे इसको रख लेती हूँ, it provides rigidity to the cell. मीन्स ये क्या करती है, सेल को बाहर से कवरिंग देके उसको हार्ड, जैसे सेल की बाहर लेयर है बेटा, ये हार्ड होती है ना, आप इसको हाथ लगाते हो तो हार्डनेस दे रही है। रिजिडिटी मतलब कठोर बनाती है उसको टू द सेल। ओके, बाहर से, ताकि उसके ऊपर अगर कोई यहाँ पे प्रेशर लगाए तो उसके ऊपर कोई भी सेल के ऊपर इंटरनल पार्ट पे कोई भी इफेक्ट ना हो। ओके, जैसे आपने स्पंज पे हाथ लगाया तो स्पंज पे हाथ लगाते क्या होगा, वो पिचक जाएगा इसी तरीके से। तो बट अगर आप किसी चीज़ को पेड़ के हाथ लगाते हो, पेड़ के बाहर आउटर पार्ट में, तो आपने देखा होगा कि बाहर से कितना हार्ड होता है। तो सेल वॉल जो होगी ना बेटा, तो जो सेल के बाहर की जो लेयर होती है, सो इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। तो रिजिडिटी मीन्स क्या हो गया, हार्डनेस। ओके, next topic is students cytoplasm. Now you will see in the cytoplasm it is jelly like substance. कैसा है बेटा साइटोप्लाज्म में, इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस। ये साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ओके, जो जेली लाइक सब्सटेंस है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो व्हाट इज गिवन हियर स्टूडेंट्स, सो ये सब जेली लाइक सब्सटेंस आपको पता चल गया। सो साइटोप्लाज्म इट वाज स्टूडेंट्स जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अरे इस जो जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, 90% क्या होता है, वाटर। 90% इसमें क्या होता है, वाटर होता है साइटोप्लाज्म में। सो 90% साइटोप्लाज्म ये लिक्विड की तरह सब्सटेंस होता है बेटा। तो इसमें 90% तो क्या हो गया, वाटर, और 10% क्या हो गए, अदर सब्सटेंसेस, सॉल्ट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स, ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट। तो 100% हो गया। अब जितनी भी रिएक्शंस होती है वो सारी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। ऑल रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, कोई फूड ब्रेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, सो ऑल द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म में। ये सारी रिएक्शंस क्या है स्टूडेंट्स, inside the cell which take place in the cytoplasm. So all the reactions will take place in the cytoplasm. Now इस cytoplasm के अंदर other organelles भी होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, other organelles are also present. So various other components or organelles, other components बोल दो या organelles, the cells are present in the cytoplasm के अंदर। अब उन organelles के क्या नाम है,
ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हो कि ये एक प्रकार के ऑर्गन्स ही है सेल के, लेकिन हम उनको ऑर्गन्स नहीं बोलते सेल में, हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सो वी विल नॉट से द वर्ड ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी में हम ऑर्गन्स बोलते हैं और यहाँ पे सेल के अंदर क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल्स। ना व्हाट आर द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म? नंबर 1 इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट वहाँ पे है जहाँ पर क्या रिलीज होती है, एनर्जी। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल का पावर हाउस किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अदर सेल ऑर्गेनल्स, अदर है बेटा गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडी को हम कह सकते हैं विच इज़ नोन हैज़ द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडीज़ को क्या कह सकते हो आप, स्टोर हाउस, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। तो ये चीज़ें आपको मेन बता रही हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रही क्योंकि बिकॉज ऑल दिस एक्सप्लेनेशन यू कैन स्टडी इन द चैप्टर सेल दैट इज़ इन क्लास 9th। सो गोल्गी अपरेटस में अदर, गोल्गी अपरेटस से दूसरे सेल के अदर पार्ट्स में चीज़ों में कुछ सब्सटेंसेस एक्सचेंज भी होते हैं और इसको हम बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल। किसको, गोल्गी बॉडीज़ बोल दो या गोल्गी अपरेटस। नाउ राइबोसोम्स क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ राइबोसोम्स? सो इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज। ये किस में हेल्प करता है स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसाइज, राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ओके, सिंथेसाइज करता है या सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाता है, अंडरस्टूड। और इसीलिए हम राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। व्हाट वी कॉल्ड, राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। अगर पूछ ले आपको कि सेल के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स बनाते हैं, इसलिए हम राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल्स। ऐसे ही इसके अंदर अगर हम कहेंगे गोल्गी कुछ तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल ऑर्गेनल्स के नाम बता रही हूँ बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, ऐसे ही लाइसोसोम्स भी होते हैं, लाइसोसोम्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स का काम होता है कि जो भी हार्मफुल चीज़ें अगर सेल के अंदर आ जाती है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर देता है लाइसोसोम्स की, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल इंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, पावरफुल। सो लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सुसाइड बैग्स। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स में क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, पावरफुल इंजाइम्स होते हैं जो इसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। जो भी फॉरेन चीज़ या कोई सेल के अंदर कोई भी खराबी हो जाती है, कोई भी बाहर से कुछ चीज़ आ जाती है तो सेल उसको क्या है, ख़त्म कर देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइड बैग्स। क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो दीज आर सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स कहाँ मिलेगी स्टूडेंट्स, आपको जितनी सेल ऑर्गेनल्स के मैंने नाम बताए ये सारी सेल ऑर्गेनल्स, ऐसी प्लास्टिड भी सेल ऑर्गेनल है, बट प्लास्टिड इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ओके, सो प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, ये सब क्या है, ऐसी गोल्गी बॉडीज़ का मैंने आपको स्टोर हाउस बताया, बट गोल्गी बॉडीज़ का और भी काम है, मॉडिफिकेशन भी करती है, डिस्पैच भी करती है मटेरियल्स को, पैकेजिंग भी करती है, ओके, किसी चीज़ को पैक करके दूसरी जगह पे भेजना, तो ये गोल्गी बॉडीज़ का ही काम है, अंडरस्टूड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियस स्टूडेंट। Now students, we will start our new topic, that is nucleus. Okay, nucleus is the innermost part. अब students nucleus जो है सबसे important component of the living cell। अगर question आ जाए which is the most important component of the living cell, that is nucleus। क्योंकि nucleus क्या है, cell का एक component है, एक part है। इसका ऐसा कैसा होता है बेटा, ये स्फेरिकल या आप इसको ओवल शेप भी बोल सकते हो, जैसे एग होता है ना, एग की शेप, तो स्फेरिकल शेप और ओवल शेप, और लोकेटेड सेंटर ऑफ द सेल,
देखो अगर प्लांट सेल है ना तो प्लांट सेल में ये सेंटर में नहीं होगा, प्लांट सेल में तो बेटा ये साइड में होगा, क्योंकि बिगर इज़ द ज़्यादा क्या होता है उसमें वैक्यूल होता है बड़ा। ओके, प्लांट सेल में इट इज़ लोकेटेड एट द साइड एंड बट इन एनिमल सेल में ये लोकेटेड एट द सेंटर। एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड है और प्लांट सेल में वैक्यूल ज़्यादा जगह ले लेता है और वैक्यूल का साइज़ बड़ा होता है, तो इसलिए बेटा प्लांट सेल में कहाँ मिलेगा, ये साइड में। दिस वन इज़ क्लियर नाउ। नाउ आई वांट टू टेल यू हियर दैट न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन। अब सपोज दिस इज सेल, ओके, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ क्या है सारा, ये साइटोप्लाज्म है। तो अगर ये लेयर नहीं होती तो आप इस चीज़ को और इस चीज़ को सेम बोलते, लेकिन एक लेयर आ गई, इससे क्या हो गया, ये चीज़ और इस चीज़ को हमने क्या कर दिया, बीच में एक बाउंड्री आ गई, सेपरेट हो गया। सो न्यूक्लियस की जो लेयर होती है उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट वी कॉल्ड, क्योंकि न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट में लेयर है ना स्टूडेंट, इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना देती हूँ, यहाँ पे बड़ा सा बना देती हूँ स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, क्या बना रही हूँ मैं, ये न्यूक्लियस। ओके, बाहर का सेल नहीं बना रही मैं। अभी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन है, एक लेयर नहीं है, इसमें दो लेयर है ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ डबल मेम्ब्रेन। ओके, डबल लेयर, दो लेयर होती है, सिंगल लेयर नहीं होती। तो इन दोनों लेयर को हम क्या बोलते हैं, आउटर और इनर लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस की लेयर है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, छिद्र होते हैं, सो दैट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स शुड कम इनसाइड द न्यूक्लियस एंड वेस्ट शुड गो आउटसाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द सेल, ताकि वेस्ट न्यूक्लियस से बाहर चले जाए। या एसेंशियल, अगर किसी चीज़ को कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना हो कुछ भी, सो मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड, सो दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। पोर्स होते हैं इसमें छोटे छोटे छिद्र, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं हम इसको, क्योंकि न्यूक्लियस में पोर्स है, न्यूक्लियर, LEAR, न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलेंगे इन पोर्स को बेटा, न्यूक्लियर पोर्स, NUCLEAR, न्यूक्लियर पोर्स। अब इन पोर्स का काम क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, पोर्स मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनका काम क्या है बेटा, अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। यहाँ पे ये देखो, ये बाहर की बाउंड्री होगी ना इसकी, तो यहाँ साइटोप्लाज्म फील्ड है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में क्या चीज़ होता रहेगा, मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म से इनसाइड द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से कहाँ चले जाएगा मटेरियल, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से एसेंशियल मटेरियल कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। और इस तरीके से मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज इफ़ देर इज़ पोर्स, अगर ये पोर्स नहीं होते तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। व्हाट वी कॉल दिस, नाउ व्हाट वी कॉल दिस सब्सटेंस, यहाँ पे जो जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, देर इज़ ए सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड। ओके, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट वी कॉल दैट सब्सटेंस, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें एक स्फेरिकल, इनसाइड यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी और होती है, दिस स्फेरिकल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस। ओके, और यहीं पे इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये आप देखोगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, DNA एंड प्लस प्रोटीन। ये क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं स्टूडेंट्स, DNA एंड प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, सो DNA एंड प्रोटीन से क्या बने होते हैं, क्रोमोसोम्स। सो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को व्हाट वी कॉल दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एक्सेप्ट वन। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड सेक्स सेल्स। तो सेक्स सेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, सेम। आप कह सकते हो ह्यूमन बींग्स के अंदर, सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स, 46 क्रोमोसोम्स, या आप कह सकते हो स्टूडेंट्स 23 पेयर्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 23 पेयर्स, जैसे
ये हो गया 1 पेयर, ये हो गया 2nd पेयर, ये हो गया 3rd पेयर। तो इस पेयर में कितने आ गए, 2 आ गए ना, तो एक पेयर में 2 आ गए, तो इसका मतलब 23 पेयर में कितने हो गए, 46। तो आप 46 क्रोमोसोम्स बोल दो या 23 पेयर्स। ऐसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड है। किसी में 1 क्रोमोसोम्स है, किसी में 2 क्रोमोसोम्स है, किसी में 3 है, किसी में 10 है, किसी में 50 है, 80 है। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 और यू कैन से 23 पेयर्स। I hope this is clear now. So what I want to tell you here, so ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन हो गई, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो पोर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इसके अंदर जो जेलिला एक और स्पेरिकल बॉडी होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे क्या एक फील्ड होता है, फ्लूइड एक फील्ड होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं बेटा इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोसोम्स के नंबर हर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं। दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ। नाउ नेक्स्ट इज इन एडिशन टू दिस वन स्टूडेंट्स, अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, डीएनए एंड व्हाट आई टोल्ड, प्रोटीन। नाउ दीज क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स एंड हेल्प इन द इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर। तो क्रोमोसोम्स का काम क्या है स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स 1 मिनट, ओके। सो क्रोमोसोम्स का व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्रोमोसोम्स स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स के क्या कैरी करते हैं, जीन्स। और ये जीन्स किस में हेल्प करते हैं, इनहेरिटेंस बोल दो या ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जैसे हम किस में दिखने में दिखते हैं, हम लगता है कि हम पेरेंट्स की तरह हैं या फादर की तरह या मदर की तरह हैं दिखने में, ठीक है। हमारा शेप, साइज़, कलर, आइज़ कलर, हमारे हेयर्स, ओके। वाई दिस वन, बिकॉज ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, कौन, क्रोमोसोम्स ही, क्रोमोसोम्स पे क्या होती है, जीन्स होते हैं और यही ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कौन सा होता है बेटा, जो पेरेंट्स से, जैसे आपके पेरेंट्स से आप आए हो तो आप क्या हो गए, ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। बट अभी आप मैच्योर हो तो आपको हम बेबी कह सकते हैं, बट बर्थ से पहले हम उनको क्या बोल सकते हैं, जो यंग वंस होते हैं उनको हम ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं, ओके। सो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स आते हैं, दिस इज़ ओनली बिकॉज कौन ट्रांसफ़र करता है, क्रोमोसोम्स, ओके। सो क्रोमोसोम्स पे जीन्स होती है जो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं कैरेक्टर्स। और ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। नाउ क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल्स डिवाइड। जब सेल डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, देन ओनली वी कैन सी क्रोमोसोम्स। अदरवाइज अगर ये न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं ना, इनको हम क्रोमोसोम्स नहीं बोलते, इनको हम क्रोमेटिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम इसको, CHROMATIN, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन्स, क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन थ्रेड्स बोलते हैं इनको। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड हो रहा होता है, ये न्यूक्लियस जब क्या होगा, सेल डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, दैट टाइम वी आर एबल टू सी द क्रोमोसोम्स, और तब इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। नाउ लेट्स वी विल सी हियर, जीन्स के बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो सो जीन्स क्या है बेटा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज जीन्स, ओके। सो लिविंग और इट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स। सो हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स है वो कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, जीन। इसलिए जीन को किसकी यूनिट कहा है, इनहेरिटेंस या ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर की यूनिट कहते हैं, ओके। सो जीन्स की वजह से ही देखो, या तो मदर की जीन हमारे अंदर आती है या फादर की जीन, दोनों में से एक एक जीन हमारे अंदर आती है। तो जो जीन के कैरेक्टर हमारे शो होते हैं वही हमें मेन दिखते हैं, ओके। सो दिस मीन दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टर ऑन टू यू। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर आते हैं। कहते हैं ना बच्चे, आपने सुना होगा अपने दादी माँ को ये कि बिल्कुल पापा पे गया है, बिल्कुल मम्मी पे गई है,
ओके, वाई दे आर सेइंग, बिकॉज उनके जो हैबिट्स जो देखते हैं, उनके जो फेस, उनका जो कैरेक्टर्स वो देखते हैं और आप में अंदर जो दिखता है, देन दे आर सेइंग। तो ये कैरेक्टर्स पास कौन करता है? जीन्स। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़, तो आपने देखा होगा मोस्टली यंग वंस की भी आपकी आइज़ भी क्या होगी? ब्राउन। या तो ब्राउन आइज़ आपकी, तो इसका मतलब मदर और फादर में से एक की आइज़ क्या है बेटा? ब्राउन है। ओके, इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर, देन इट मीन्स आपके अगर कर्ली हेयर है तो मदर और फादर में से एक की हेयर कर्ली है। ओके, सो इस तरीके से अगर हमारे फेयर कलर है तो इसका मतलब मदर और फादर में से एक का कलर क्या है बेटा? फेयर है, वही जीन्स आपके अंदर आई है। ओके, so different combination of genes from the parent result in different characters. So different combination of genes combine होकर different characters भी शो करते हैं। so genes क्या हमारे अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज़ ओनली जीन इज़ द यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सो हर एक कैरेक्टर की जीन्स मदर और फादर में होती है। सो जो जीन हमारे अंदर आई है, अगर मदर की जीन हमारे अंदर ज़्यादा आई है तो इसका मतलब वो कैरेक्टर मदर वाला हमारे अंदर आ गया। फादर की जीन अगर हमारे अंदर डोमिनेंट जीन अगर फादर की है तो फादर का कैरेक्टर हमारे अंदर शो करेगा, मदर वाला नहीं शो करेगा। तो जीन भी डोमिनेंट और रिसेसिव होती है बेटा। अगर डोमिनेंट जीन आई है ना तो हमें वो मदर वाला कैरेक्टर शो करेगा, फादर की डोमिनेंट जीन आई है तो फादर का कैरेक्टर शो करेगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? तो इसके हम फंक्शन, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? इनहेरिटेंस। सो न्यूक्लियस रोल ऑफ, इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, कंट्रोल, एक काम है इसका इनहेरिटेंस। ओके, और दूसरा इसका वर्क क्या है? दैट इज़, सो वन इज़ न्यूक्लियस का रोल क्या है? इनहेरिटेंस मीन ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर। दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सो इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। दिस इज़ द सेकेंड रोल ऑफ न्यूक्लियस। द एंटायर सेल कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सो एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल, सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है बेटा, लिविंग न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इन सबको इकट्ठा हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जैसे ये सेल हो गया, सेल के अंदर जितना भी ये चीज़ हो गई सेल के अंदर, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, इसको इकट्ठा हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? सो इट एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द सेल। तो ये हमारा मतलब क्या है? कंट्रोल सेल, जैसे हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को, इसी तरीके से सेल के सारे पार्ट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? न्यूक्लियस। उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स है, जितना भी कोई काम हो रहा है, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। और ये क्या कर रहा है? मेनली कंट्रोल सेंटर ऑफ द ऑल द एक्टिविटीज़ और रोल इन द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को इकट्ठा हम क्या कह सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सो प्रोटोप्लाज्म क्या है बेटा? लिविंग सब्सटेंस, ये लिविंग चीज़ है सेल के अंदर। इसको इकट्ठा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को इकट्ठा हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। क्या है ये? लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सो ये न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, that I will explain you in my next video. Now I want to announce the name of the students who have given the correct response. So students, today's question is, I want to tell you the question. What is today's question? What is the size of the red blood cell? What is the size of red blood cell? Okay beta, you have to answer in my comment box. Now today's I want to now I will announce the name of the students who have given the correct response. So I will announce the name of the students, those who have given me the correct response. So correct cell wall किससे बने होते हैं students? Cellulose. So the correct answer given by the student is Nancy, then Akshar, Akash Sawant, then Tanya, then Khushbu, then Naresh,
Pankaj Banda, Khushi, Ria, Akhil. So all the students have given the correct response. So thank you students for watching the videos. And listen students, thank you for your nice feedback also.